आज का टॉपिक है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। पहला आता है स्थायी बंदोबस्त 1793। इसमें क्या है, इसे लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा, बनारस क्षेत्र में। मुख्य बातें क्या क्या है? जमीन का मालिक जमींदार बना दिया गया, यानी कि जो जमींदार है वही जमीन का मालिक होगा। किसान सीधे सरकार को नहीं बल्कि जमींदार को कर देता था। तो सरकार क्या करती थी? किसान सीधे सरकार को नहीं देते थे बल्कि जमींदार को जो है वो टैक्स देते थे। जमींदार सरकार को निश्चित राजस्व देता था। राजस्व स्थायी कर दिया गया था। समस्या, जमींदार किसानों का शोषण करने लगे। किसानों की स्थिति जो है खराब हो गई थी। तो ये किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अब देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में समस्त अंग्रेजी भारत के 19% क्षेत्र पर भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को दे दिया गया था, यानी कि भूमि का टैक्स लेने का जमींदारों को दे दिया था अधिकार। फिर क्या हुआ? सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। तो 10/11 भाग कंपनी का तथा 1/11 भाग जो है जमींदार है। तो 11 भाग में 10 भाग किसका होगा? कंपनी का होगा, और 1 भाग किसका होगा? वो जमींदार का होगा। तो जमींदार क्या करने लगे थे? किसानों का शोषण करने लगे थे और अधिक धन अपने पास रखते थे, और जो स्थायी रूप से टैक्स कर दिया गया था उसे सरकार को देते थे, इस प्रकार से। फिर आता है दूसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसे लागू किया था थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रेड ने किया था। कहाँ लागू हुआ था? मद्रास में, बॉम्बे में, असम में। मुख्य बातें, किसान रैयत को जमीन का मालिक माना गया। किसान सीधे सरकार को कर देता था। कर 33% से 55% तक था। समस्या, कर बहुत ज्यादा था, किसान कर्ज में डूब गए। तो इससे क्या हुआ? कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया और किसान जो है वो कर्ज में डूबने लगे थे। तो रैयतवाड़ी 1820 थॉमस मुनरो एवं रीड के द्वारा लागू किया था। बम्बई, मद्रास, असम, बम्बई और मद्रास और असम में लागू किया था। समस्त भारत के 51% यानी कि 51% क्षेत्र पर ये लागू कर दिया था। कौन सा? रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि 1820 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। तो किसान की जिम्मेदारी थी ब्रिटिश व्यवस्था को राजस्व देने की, लेकिन टैक्स बहुत ज्यादा कर दिया था, जिसके कारण किसान जो है वो कर्ज में डूबने लगे थे। और किसान जो है कर्ज में डूबने लगे, इससे क्या हुआ? कर की दर 33% से 55% तक था। कर की दर कितना था? 33 से 55% था। तो इसीलिए कर्ज में डूबने लगे थे। अब देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में। इसे शुरू किया था होल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी क्या है? हॉल्ट मैकेंजी मार्टिन वर्ड। हॉल्ट मैकेंजी ने इसे शुरू किया था। कहाँ लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य भारत में। मुख्य बातें, गांव को, महाल को कई इकाई में माना गया। पूरे गांव के मुखिया कर जमा करते थे। कर का लगभग 60% तक था। तो कर कितना था? 60% था। अब इसमें क्या है? हॉल्ट मैकेंजी मार्टिन वर्ड उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रांत और पंजाब में इसे लागू किया था। किसे? महालवाड़ी। महाल किसको बोला गया है? गांव को बोला गया। ये कब लागू हुआ था? 1822 में। किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। कहाँ किया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में। समस्त अंग्रेजी भारत का 30%, तो पूरा अंग्रेजी भारत था उसका 30% इसे लागू कर दिया था। भूमि पर गांव का अधिकार, तो भूमि पर गांव का अधिकार होगा। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखिया थे। तो जो भी गांव का मुखिया होगा वो क्या करेगा? इसे जो है कर देगा, टैक्स देगा। और टैक्स कितना देगा? कर की दर होगी 60%। तो टैक्स की रेट कितनी थी? 60% थी। अब देखते हैं हम आगे। 1940 से 1947, 1940 से 1947 तक प्रमुख प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 1940 दिया गया लॉर्ड लिनलिथगो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। मुख्य बातें, भारत को भविष्य में डोमिनियन स्टेटस देने का वादा, संविधान सभा बनाने की बात। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया था? वायसराय लिनलिथगो ने प्रमुख प्रावधान, डोमिनियन स्टेट प्रमुख लक्ष्य था, यानी कि मुख्य लक्ष्य था। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की थी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया था। युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें डोमिनियन के बारे में बोला था, पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। क्रिप्स मिशन 1942 भेजा गया।
क्रिप्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। मुख्य बातें, युद्ध के बाद सरकार को डोमिनियन स्टेट, संविधान सभा का गठन। कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि तुरंत आजादी नहीं दी गई थी। तो क्यों अस्वीकार कर दिया गया था? तुरंत आजादी नहीं दी गई थी, इसलिए अस्वीकार कर दिया गया था। तो क्रिप्स मिशन में क्या था? इसमें प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा। क्यों? दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश को करारी हार, भारत पर जापान के आक्रमण का भय था। प्रावधान क्या था? डोमिनियन के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना, जो राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों में निर्धारण में स्वतंत्र होगा और अंतर्राष्ट्रीय निकायों में अपनी भूमिका खुद ही तय करेगा। युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया गया था। जिन प्रांतों को यह संविधान स्वीकार नहीं होगा, उन्हें संघ से पृथक होने तथा पृथक संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था। देशी रियासतों को भी ऐसा ही अधिकार दिया गया था। यह व्यवस्था होने तक सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन की। गवर्नर जनरल की सभी शक्तियां पूर्ववत बनी रहेंगी। दूसरे प्रस्ताव से भिन्न कैसे था? तो ये दूसरे प्रस्ताव से कैसे भिन्न था? संविधान सभा की ठोस योजना, प्रांत पृथक, जो प्रांत है वो पृथक संविधान, अप्रत्यक्ष रूप से भारत का विभाजन सुनिश्चित, राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। मतलब जो अब चेक कोई काम का नहीं रहता ना, उसे पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। तो इसी प्रकार से फिर आता है वेवेल योजना। उसके बाद क्या आता है? वेवेल योजना आता है। वेवेल योजना में क्या था? एक मिनट। वेवेल योजना 1945। वेवेल योजना कब आया था? 1945। प्रस्तुत की लॉर्ड वेवेल ने। मुख्य उद्देश्य था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन। परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाना था। तो परिषद में क्या करना था? भारतीयों की संख्या बढ़ाना था। और इसमें जब तक नया संविधान न बने, वायसराय की कार्यकारिणी के पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया। इसी उद्देश्य से विभिन्न ने जून 1945 में शिमला सम्मेलन बुलाया था। प्रावधान क्या था? अपवाद स्वरूप गवर्नर जनरल को जो है कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर की कार्यकारिणी की सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। पुनर्गठित परिषद 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। तो अंतरिम सरकार के रूप में क्या करेगी? कार्य करेगी। गवर्नर जनरल का वीटो पावर बना रहेगा। युद्ध के बाद नए संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो युद्ध के बाद नए जो है संविधान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, ये बोला गया था। यानी कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ाना था। कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन भेजा गया ब्रिटेन से। मुख्य बात क्या थी? संविधान सभा का गठन, भारत का संघीय ढांचा, प्रांतों को 3 समूहों में बांटना। तो प्रांत को 3 समूहों में बांटने की बात की गई थी। कैबिनेट मिशन वैसे तो पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दिया। प्रांतीय विधानसभाओं को तीव्र समूह में विभाजन किया गया था। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का त्रिस्तरीय केंद्र प्रांत समूह विभाजित, संविधान सभा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, निर्वाचन मंडल में 3 वर्ग, हिंदू, मुस्लिम और अन्य, ब्रिटिश भारत और देशी रियासत को मिलाकर भारतीय परिसंघ। सत्ता हस्तांतरण के बाद भारतीय राज्यों से संबंधित सर्वोच्च शक्ति न तो इंग्लैंड के पास रहेगी और न ही भारत के पास रहेगी। मतलब भविष्य में संविधान सभा की बातचीत करके तय किया जाएगा। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता एवं अवशिष्ट शक्तियां और वायसराय पास वीटो शक्ति बनी रहेगी। इस प्रकार से किया गया था। मतलब संविधान सभा का गठन होगा, भारत का संघीय ढांचा बनेगा और प्रांतों को 3 समूहों में बांटना था। माउंटबेटन योजना। अब आता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 1947। तो प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। मुख्य बात, भारत का विभाजन, भारत और पाकिस्तान 2 देश बने। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता। तो क्या हुआ था? इसमें भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए थे। 3 जून 1947, इसे 3 जून योजना भी कहते हैं। विधानसभा के साथ स्वतंत्रता, 2 डोमिनियन के साथ 2 संविधान सभाओं का निर्माण, रजवाड़ों को स्वतंत्रता होने का विकल्प नहीं था। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेट के आधार पर सत्ता हस्तांतरण किया गया था। यानी कि भारत और पाकिस्तान जो है 2 अलग अलग स्टेट बन गए थे। अब आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें यह कानून ब्रिटिश संसद
ने पास किया। मुख्य बात, भारत और पाकिस्तान दो देश बने, गवर्नर जनरल दोनों देशों में होगा, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण समाप्त होगा। तो ब्रिटिश संसद का जो नियंत्रण है वो अब समाप्त होगा। भारतीय संघ या हिंदुस्तान प्रदेश में वे सभी प्रदेश से सम्मिलित किए जाएंगे, सिवाय उन प्रदेशों के जो अब पाकिस्तान में कहलाएंगे। शाही पद भारत का सम्राट समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो शाही पद है, भारत का सम्राट होगा, वो सब समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक के लिए एक गवर्नर जनरल होगा। यदि दोनों चाहे तो दोनों के लिए एक ही व्यक्ति हो सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 तब तक यथासंभव दोनों राज्यों का शासन चलाने में सहायता देगा जब तक कि नए संविधान प्रत्येक राज्य द्वारा अपना नहीं लिया जाएगा। यानी कि स्वयं अपने लिए संविधान निर्माण नहीं कर लेंगे तब तक भारत सरकार अधिनियम 1935 चलता रहेगा। इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल को आवश्यक शक्तियां दी गई थी। वायसराय का पद समाप्त, उसके स्थान पर गवर्नर जनरल। जो वायसराय था उसका पद अब समाप्त कर दिया गया था, गवर्नर जनरल कहलाएगा। संविधान सभा को शक्ति दी गई कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती है, तो किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती है। इस कानून के तहत ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों में राज्य सचिव को दे दी गई थी। तो भारत और पाकिस्तान दो देश बने, गवर्नर जनरल दोनों देशों में होगा, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। फिर आता है श्री अरविंद। श्री अरविंद क्या है? श्री अरविंद जन्म 15 अगस्त 1872 कोलकाता। महान दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी नेता। अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार हुए, बाद में पांडिचेरी में आध्यात्मिक जीवन अपनाया। लाइफ डिवाइन सावित्री, ऐसे ऑन द गीता, इस बारे में लिखा था। तो ये कौन थे? श्री अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। वह एक योगी, दृष्टा, आदर्शनिक, यानी कि जो दार्शनिक होते हैं ना, वो कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया था। 15 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में उनका निधन हो गया। उनकी शिक्षा दार्जिलिंग के एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में शुरू की गई। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, जहां वे दो शास्त्रीय और कई आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में कुशल हो गए। वर्ष 1992 में उन्होंने बड़ौदा और वाडोदरा और कलकत्ता, यानी कि जिसे कोलकाता में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। उन्होंने शास्त्रीय संस्कृति सहित योग और भारतीय भाषाओं का अध्ययन शुरू किया। वर्ष 1902 से 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने हेतु संघर्ष में भाग लिया। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उन्हें वर्ष 1908 में अलीपुर बम कांड में कैद कर लिया गया था। 2 साल बाद वह ब्रिटिश भारत से भाग गए और पांडिचेरी, यानी कि पुदुचेरी के फ्रांसीसी उपनिवेश में शरण ली, जहां उन्हें अपने पूरे जीवन को एक पूर्ण और आध्यात्मिक रूप में परिवर्तित जीवन के उद्देश्य से अपने अभिन्न योग के विकास हेतु समर्पित कर दिया था। तो अपने अभिन्न योग के विकास हेतु क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। पांडिचेरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की, जिसने वर्ष 1926 में श्री अरविंद आश्रम के रूप में आकार लिया था। उनका मानना था कि पर्दा जीवन और मन के मूल सिद्धांत की स्थलीय विकास के माध्यम से सुपर माइंड के सिद्धांत द्वारा अनंत और परिमित दो क्षेत्रों के बीच एक मध्यवर्ती शक्ति के रूप में सफल किया जाएगा। साहित्यकार, तो उनके साहित्यिक कार्य कौन कौन से हैं? वंदे मातरम नामक एक अंग्रेजी अखबार वर्ष 1905 में, योग के आधार, भगवत गीता और उसके संदेश, मनुष्य का भविष्य और विकास, पुनर्जन्म और कर्म, सावित्री, एक किंवदंती, एक प्रतीक है, और आवर ऑफ गॉड लिखा है उन्होंने। फिर आता है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? उनका जन्म जो है, रानी लक्ष्मीबाई 1828 वाराणसी, बचपन का नाम था मणिकर्णिका। झांसी की रानी, 1857 के विद्रोह में भूमिका, अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ी। 17 जून 1858 को ग्वालियर में वीर गति प्राप्त हो गई। तो रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही संघर्ष किया था। रानी लक्ष्मी, उनका जन्म जो है 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मणिकर्णिका था। वर्ष 1853 में जब झांसी के महाराजा की मृत्यु हुई तो लॉर्ड डलहौजी ने बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और व्यापगत का सिद्धांत को लागू किया और राज्य पर कब्जा लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साम्राज्य को विलय से बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और 17 जून 1858 को युद्ध के मैदान में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी।
तो लड़ते हुए उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब इंडियन नेशनल आर्मी ने अपनी पहली महिला इकाई 1943 में शुरू की तो उसका नाम झांसी की बहादुर रानी के नाम पर रखा था। तो झांसी की रानी के नाम पर उन्होंने रखा था। किस चीज़ का? इंडियन नेशनल आर्मी ने अपनी पहली महिला इकाई 1943 में जब शुरू किया था तब। अब देखते हैं आगे, व्यापगत का सिद्धांत क्या है। व्यापगत का सिद्धांत लागू किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। यदि किसी रियासत का राजा बिना पुत्र के मर जाए तो वह राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा। इसके तहत कब्जा किए गए राज्य सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, तो सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर में हुआ था। अब व्यापगत का सिद्धांत, यह वर्ष 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापगत के रूप में पालन की जाने वाली एक विलय नीति थी। इसके अनुसार कोई भी रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, जहां शासन के पास कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। इस प्रकार भारतीय शासक किसी भी दत्तक पुत्र को, यानी कि जो गोद लिए पुत्र होता है, को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाता था। व्यापगत का सिद्धांत लागू करते हुए डलहौजी द्वारा निम्नलिखित राज्यों पर कब्जा किया, जैसे कि सतारा हो गया, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन जगहों पर क्या किया, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस जन्म 23 जनवरी 1897, ICS पास किया लेकिन नौकरी छोड़ दी। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। आजाद हिंद फौज INA नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सिंगापुर से अंग्रेजों के खिलाफ अभियान शुरू किया। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ते हैं। यदि उनकी जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1919 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा ICS की परीक्षा पास की थी। हालांकि बाद में बोस ने इस्तीफा दे दिया। वह विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, तो उन्होंने उसे क्या बोलते थे? आध्यात्मिक गुरु मानते थे। और उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार संभाला। बाद में अपना खुद का समाचार पत्र स्वराज शुरू किया। उन्होंने बिना शर्त स्वराज अर्थात स्वतंत्रता का समर्थन किया और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन के दर्जे की बात कही गई थी। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया और संयुक्त रूप से भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया था। उन्होंने वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी-इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया। वर्ष 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू और ML रॉय के साथ कांग्रेस के वाम राजनीतिक में संलग्न रहे। बोस वर्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वर्ष 1939 में त्रिपुरी में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के खिलाफ फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। उन्होंने एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसका उद्देश्य अपने गृह यानी कि राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करना था। यह जुलाई 1943 में जर्मनी के जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे। वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो को जारी किया और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची चिफुजिवारा के नेतृत्व में किया गया था। इसमें मलायन यानी कि वर्तमान मलेशिया अभियान के दौरान सिंगापुर में जापान द्वारा कैद किए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध बंदियों को शामिल किया गया था। उन्होंने जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन नामक एक सैन्य इकाई का गठन किया था 1941 में। तो ये था सुभाष चंद्र बोस के बारे में।